हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम डेली की तरह रिवीजन करते हैं घटना चक्र का, लूसेंट का, एनसीईआरटी का। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आज लिए गए हैं। तो आज हिस्ट्री का लिया गया। हिस्ट्री में हम जो चल रहा था वही आगे बढ़ाए हैं। तुगलक हमने ख़त्म कर दिया था। तुगलक के बाद सैयद आता है, सैयद ख़त्म करेंगे। सैयद के बाद लोदी वंश आता है, लोदी वंश को ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। ज्योग्राफी में कर्क रेखा पर कौन सा देश स्थित है उसकी राजधानी देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद लूसेंट से थोड़ा सा हम मुख्यालय देखेंगे, कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे, कौन सी मतलब ये महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से महाजनपद से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए, ये वीडियो हमारा डेली आता है। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ एक ही पर्पज़ है रहता हमारा कि आपका सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होता रहे। क्योंकि आप सब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा रख देते हैं, तो हो सकता है वो कोई भूल जाए। तो इस वीडियो को कैसे भी देख लिया करिए, 2 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में, लेकिन देख लिया करिए ताकि आपका रिदम बना रहे। क्वेश्चन आपके सामने से आता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्या कहा है। सैयद वंश पूछा जाता है। सैयद वंश कब से कब चला? 1414 से 1451 तक। सबसे कम सल्तनत कालीन में अगर देखा जाए तो सल्तनत कालीन में सबसे कम यही चला था। ठीक है, ठीक है, सल्तनत काल राजवंशों में सबसे कम यही चला था, 37 साल चला था। संस्थापक सैयद वंश का कौन था? खिज्र खां था। संस्थापक याद रखिएगा, खिज्र खां था। जानकारी का स्रोत क्या था? याही बिन अहमद सरहिंदी की ये रचना थी, तारीख ए मुबारक शाही। तो जानकारी का सैयद वंश के स्रोत क्या था, मतलब सैयद वंश को आप जान कैसे सकते हैं? तारीख ए मुबारक शाही किसकी पुस्तक? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। ठीक है, अब देखिए खिज्र खां के बारे में जानते हैं। खिज्र खां सुल्तान के बजाय रैयत ए आला की उपाधि, इसने क्या रखा था? सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? सुल्तान के बजाय रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। यह तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिज्र खां। देखिए, संप्रभु शासक के बजाय इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधित्व के तौर पर शासन किया। ये संप्रभु शासन नहीं किया था, ये कहा था कि हम तैमूर के पुत्र जो शाहरुख हैं उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर शासन कर रहे हैं, खिज्र खां ने कहा था। अब देखिए इसके बाद कौन सा आता है? मुबारक शाह आ जाता है। मुबारक शाह, मुबारकाबाद की स्थापना किया था। किसने? मुबारकाबाद की स्थापना। अपने नाम का सिक्का और खुतबा पढ़वाया था मुबारक शाह ने। याही बिन सरहिंदी इसके संरक्षण में थे। तो याही बिन सरहिंदी यही हैं जिनकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, यही मुबारक शाह हैं। ठीक है, तो इन याहीन बिन सरहिंदी इसके संरक्षण हैं। और ये तारीख ए मुबारक शाही से सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद वंश का योग्यतम शासक कौन था? मुबारक शाह था। ठीक है, तो सैयद वंश का योग्यतम शासक मुबारक शाह। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक सैयद वो खिज्र खां था। और एक ये भी पूछा जाता है कि तुगलक वंश के बाद जैसे इसके बाद कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश आया। सैयद वंश के बाद आपका लोदी वंश आया। ठीक है, अब चलते हैं लोदी वंश। ठीक है, अलाउद्दीन शाह आलम यह अंतिम सैयद शासक था। इसको भी बारे में भी याद रखिए, अलाउद्दीन शाह आलम अंतिम शासक था। अब देखिए कौन कौन सा आपका ये, तो पहले आपका आएगा गुलाम वंश। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले गुलाम वंश आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो पहले गुलाम वंश आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी के वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। ठीक है, तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा आता है? सैयद वंश के बाद लोदी वंश आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा सीक्वेंस है। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश, लोदी वंश। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एक बार फिर, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोदी के बारे में, तो लोदी वंश, ठीक है, यहाँ देखते हैं लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक अफगान मूल के थे। ये यूपीपी से 2016 में क्वेश्चन आया था कि ये किस लोदी जो थे ये किस वंश के थे, तो ये अफगान मूल वंश के थे। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। इस आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज वाला पीडीएफ तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। क्यों? क्योंकि आज में ये देखिए, आप ये किसी भी बुक में ढूंढ डालेंगे नहीं मिलेगा। इतने से यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि सल्तनत काल के जो अधिकारी थे उनके कार्य बताइए। ठीक है, तो अगर ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एक वीडियो और बनेगा सल्तनत वंश का, अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसके बाद आपका सल्तनत वंश खत्म हो, सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बहलोल लोदी संस्थापक थे। बहलोल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। किस नाम से? गाजी के नाम से। बहलोल सिक्का भी चलाया था बहलोल लोदी ने। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को हराया था। किसको? जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी ने हराया था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। क्या? बहलोल लोदी क्या? बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहलोली सिक्का चलाया था। तो बहलोली सिक्का ये तो याद ही रहेगा, बहलोली सिक्का बहलोल लोदी ने। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को किसने हराया था? तो बहलोल लोदी ने हराया था। अब देखिए, सिकंदर लोदी की बात करते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी फरहंगे सिकंदरी नामक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। देखिए, ये एक कोई कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो फरहंगे सिकंदरी ये संस्कृत का एक वेद था, आयुर्वेद का वेद था, ठीक, ग्रंथ था। ठीक है, तो इसको फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया सिकंदर लोदी ने। इसका अन्य नाम निजाम शाह था। किसका? सिकंदर लोदी का अन्य नाम निजाम शाह था। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन 2015 में आया था, पीसीएस 2015 में आया था कि गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। तो याद रखिएगा, गुल रुखी, क्या बोल रहा हूँ मैं? गुल रुखी नाम से, उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। गज ए सिकंदरी शुरू किया था जो 30 इंच का होता था, सिकंदर लोदी ने। मुहर्रम ताजिए पर बैन लगाया था। किसने? इसने मुहर्रम ताजिए पर बैन लगा दिया था, जो मुहर्रम का ताजिया होता था। सिकंदर लोदी ने क्या कहा था? आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में राजधानी बना। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में इसने राजधानी बनाया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार को दिल्ली सल्तनत में इसने ही मिलाया था। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था और 1506 में इसको राजधानी में बना दिया था। लेखा परीक्षण प्रणाली कौन सा शासक शुरू किया था? तो सिकंदर लोदी ने लेखा परीक्षक प्रणाली शुरू किया था। लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना सिकंदर लोदी ने। भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ हुआ। तो ये भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ कौन है? यही लज्जत ए सिकंदर शाही। बादलगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, बादलगढ़ का किला किसने? सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ का किला बनवाया। खाद्यान्न करों की समाप्ति। ठीक है, याद रखिएगा, खाद्यान्न करों की समाप्ति सिकंदर लोदी ने। तो बादलगढ़ का किला किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। और खाद्यान्न करों की, ये कई बार क्वेश्चन आया है, खाद्यान्न करों की समाप्ति किसने किया? सिकंदर लोदी ने। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। लोदी वंश का अंतिम शासक था। सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये घटोली का या खतोली का युद्ध। कभी कभी घटोली दे देता, कभी कभी खतोली दे देता है। घटोली का युद्ध या खतोली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। ये आरएस 2012 में आया हुआ है,
ये मत समझिएगा ये 2012 में हुआ था युद्ध। 18 ईस्वी में खटोली या खतोली का युद्ध, ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है, आप वो खाना खाया पानी पिया वो सब याद कर लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं याद कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। खतोली या खटोली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी का। तो ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुआ था। बहलोल लोदी पहले आया था, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी आया था। ये क्वेश्चन देखिए IAS 2006 में क्वेश्चन बना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। पहले कौन? बहलोल लोदी जो आपका संस्थापक था, फिर सिकंदर लोदी जो आगरा का स्थापना किया था, फिर इब्राहिम लोदी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य, इसीलिए कहता हूँ ये वाला PDF जरूर आप याद डाउनलोड करिए, या आप PDF डाउनलोड कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। इतना ज़्यादा कहीं दिया नहीं होगा, थोड़ा सा ही दिया होगा, आपके घटना चक्र में भी इतना ज़्यादा नहीं दिया है। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट शायद ले लीजिए। अब मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ। आरिज ए मुमालिक इसकी ये क्या सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज इसका अधिकारी का नाम क्या था? आरिज ए मुमालिक था, अधिकारी का नाम है ये। और इसका कार्य क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज बोला जाता था सैन्य विभाग का प्रधान आरिज ए मुमालिक, ठीक है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बहुत बार पूछा गया है। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। इसका अधिकारी क्या था? आरिज ए मुमालिक। इंसा ए मुमालिक कौन था? पत्राचार विभाग का प्रधान था। जैसे हमारे यहाँ डाक खाने का एक हेड हो वो, तो पत्राचार इंसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान। तो रसालत, ठीक है, तो रसालत विदेश विभाग का प्रधान, याद रखिएगा, जिसमें रस हो वो विदेश, ठीक है, विदेश। अमीर ए हाजिब बार वक्त दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करना। तो वो कहता था अमीर ए हाजिब, तो दरबारी जो शिष्टाचार होता है उसके नियम को, ये जैसे कहीं कोई फंक्शन हुआ तो वॉलंटियर नियुक्त होते थे, ऐसे ही समझ लीजिए उस समय के। अमीर ए बाहर आंतरिक शिष्टाचार के नियमों को लागू करना, ठीक है, ये भी वॉलंटियर वाला ही काम है। मुस्तैफी ये मुमालिक महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, मुस्तैफा ये मुमालिक, ठीक है, महालेखाकार, ठीक है, ये पहले भी पोस्ट थी। ये बहुत बार पूछा जाता है। दीवाने रियासत, ये दीवाने रियासत और आरिज मुमालिक दीवाने अर्ज और दीवाने रियासत, याद रखिएगा। बाजार पर जो नियंत्रण रहता था उसको कहा जाता था दीवाने रियासत, ठीक है। मजमुआदार राजस्व संबंधी आय व्यय को ठीक करता था। मुहतसिब लोगों को आचरण पर नज़र रखना, यही कहलाता था। मतशरीफ शाही कारखानों की देखभाल करना। बारिद ये मुमालिक कौन था? सूचना दाता और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उर सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। खाजिन कौन था? राजकीय आय का संग्रह करता होता था। तो खाजिन कौन था? राजकीय आय का संग्रह करता था। काजी उल कुजाल कौन था? न्याय विभाग का प्रमुख था। काजिल उल कुजाल कौन था? न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती कौन था? धर्म की व्याख्या करना, मुफ्ती, ठीक है, मुफ्ती धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट, ठीक है, अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। कोतवाल शहरों की में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। तो शहरों में शांत अभी भी कोतवाल होते हैं, ठीक है, तो कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए। अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। मुफ्ती धर्म की व्याख्या। काजिल उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख। खाजिन राजकीय आय का संग्रहकर्ता। सद्र ए सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख। बारिद ए मुराबिक सूचना दाता गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ठीक है। तो इतना अब देख लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के पोर्शन में कर्क रेखा पर देखते हैं कौन कौन से देश स्थित हैं। पहला है हवाई द्वीप, USA का ये द्वीप है, यहाँ पर
यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा मैक्सिको, इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। यहाँ पर हम राजधानी भी बताते चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए राजधानी भी। तो मैक्सिको की मैक्सिको सिटी राजधानी है। इसके बाद बाहामास से गुजरती है, इसकी राजधानी नसाऊ है। पश्चिमी सहारा से मॉरिटानिया से, ठीक है, पश्चिमी सहारा की राजधानी है अल आयून। मॉरिटानिया आप मैप में देखेंगे, मॉरिटानिया इसकी राजधानी नौकचॉट है, ठीक है, यहाँ से भी गुजरती है। नीचे दो कंट्री याद रखिएगा, माली और नाइजर। माली की राजधानी बमाको है, नाइजर की नियामी है, यहाँ से भी गुजरती है। इसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया से भी गुजरती है, वो इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। लीबिया की त्रिपोली है। मिस्र की काहिरा। तो अगर अफ्रीका से पूछे आपका कि अफ्रीका के कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है तो ऐसे मत रटिए, जानते कैसे याद करिए। देखिए एक ऐसे मान लीजिए ये आपका कर्क रेखा जा रही है, अब नीचे देखेंगे दो कौन सी कंट्री है, तो माली और नाइजर। ऊपर देखेंगे कौन सी कंट्री है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मिस्र की काहिरा, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ठीक है। ये ऊपर 3 याद रखिए, नीचे 2 याद रखिए, पश्चिम साइड में 2 याद रख लीजिए। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, बस याद हो जाएगा। अब आप आंख बंद करके पश्चिम में 2 चीज़ याद रखिए, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, और ऊपर याद रखिएगा अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नीचे माली, नाइजर, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे सऊदी अरब के पास, और सऊदी अरब में रियाद, यहाँ पर इसके बाद एक देश और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, अबू धाबी जिसकी राजधानी है, यहाँ से गुजरती है। और ओमान से, कभी यमन लिखा रहे तो मत मानिएगा, ठीक है, यमन से नहीं गुजरती है, ओमान से गुजरती है ये। इसके बाद कहाँ से, भारत से गुजरती है, भारत की राजधानी बताने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार से नेपिडो, ठीक है, म्यांमार से गुजरती है, और चाइना से, और ताइवान जिसकी राजधानी ताइपी, ठीक है, यहाँ से भी गुजरती है, ठीक है। अब देखिए इसी समय या आपको राजधानी भी याद हो गई और पता भी चल गया कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, हवाई द्वीप से मैक्सिको, बाहामास से पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, नीचे माली, नाइजर याद करिए, ऊपर अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र याद करिए, इधर याद करिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है। बीजिंग, भारत, चाइना बीजिंग, भारत नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नेपिडो, ताइवान ताइपे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से देश हवाई द्वीप से गुजर रही है, फिर मैक्सिको से जाती है, फिर बाहामास से जाती है, पश्चिमी सहारा से, मॉरिटानिया से, अल्जीरिया से, माली से, नाइजर से गुजरती है, ठीक है, लीबिया से गुजरती है, इसके बाद मिस्र से गुजरती है। आ जाते हैं यहाँ पर सऊदी अरब में यूएई से और ओमान से, तीनों याद रखिए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। इसके बाद भारत, म्यांमार, चीन याद रखिए, भारत, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश नहीं लिखे क्या, अच्छा बांग्लादेश तो भूल ही गए थे, ठीक है, बांग्लादेश से भी, तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये 18। बांग्लादेश कहीं है, नहीं बांग्लादेश नहीं है, तो ये बांग्लादेश से गुजरती है। हाँ, इसके बाद ये एक मिनट, बांग्लादेश ताइवान, ठीक है, ठीक है, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश से, चीन, ताइवान, यहाँ से सबसे गुजरती है, ठीक है। ये तो भारत से जब गुजरती है बांग्लादेश से गुजरेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, चल अब यहाँ पर देख रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से कर्क रेखा नहीं, मैक्सिको से तो गुजरती है, भारत से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती। अभी हम ईरान कहीं पढ़े हैं, यहाँ कहीं आपको ईरान लिख रहा है, सऊदी अरब लिख रहा है, संयुक्त अरब अमीरात लिख रहा है, ओमान लिख रहा है, मिस्र लिख रहा है, लीबिया लिख रहा है, त्रिपोली, और ये अल्जीरिया, लेकिन ईरान नहीं, ईरान इराक कहीं नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो ईरान से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान, ठीक है, ईरान इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं ईरान। कर्क रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर गुजरती है, किस देश से, उत्तरी सूडान से तो नहीं, चाड नहीं पढ़े हैं, यमन पढ़े हैं तो यमन भी नहीं पढ़े हैं, ओमान पढ़े हैं, ठीक है। अब माली से पढ़े हैं, ठीक है, माली से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब कर्क रेखा नहीं भूलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लूसेंट में गैट का मुख्यालय कहाँ है, तो गैट का मुख्यालय जिनोवा में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संगठन का अदीस अबाबा में। अफ्रीका की मैक्सिमम संगठन यहीं पे अदीस अबाबा में ही है। रेड क्रॉस जिनेवा में है, ठीक है। सार्क का काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी नैरोबी केन्या में, अफ्रीका में, ठीक है, नैरोबी केन्या। इंटरपोल बहुत बार पूछा जाता है, इसकी मुख्यालय पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन डब्ल्यूडीसी वाशिंगटन डीसी में है, तो अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी में है। अरब लीग का काहिरा में है, ठीक है, मिस्र की राजधानी। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मॉस्को में, ठीक है। परस्पर कौन, ठीक है, तो परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कहाँ है? मॉस्को में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अनकटाड जिनेवा में है। यूरोपीय संसद की राजधानी लग्जमबर्ग है। यूनिसेफ की न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं यूपी स्पेशल में क्या क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, महाजनपद। देखिए 16 महाजनपदों में 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जैसे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, बस, मल्ल। अब देखिए वो कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ येलो कलर है वहीं वहीं पर थे ये। जैसे पहला क्या है, ये कुरु है, तो ये मेरठ से दिल्ली के बीच में था, ठीक है। कुरु कहाँ से था? मेरठ से दिल्ली के बीच में था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यह मेरठ से दिल्ली तक फैला हुआ था। दूसरा है आपका बदायूं, कासगंज और फर्रुखाबाद, यहाँ पंचाल था, ठीक है। उत्तरी राजधानी इसकी अहिछत्र थी, दक्षिणी राजधानी कामपिल्ल थी, ठीक है। तो बदायूं, कन्नौज और फर्रुखाबाद में पंचाल थी, इसकी राजधानी उत्तरी अहिछत्र था। और ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर ये अब श्रावस्ती, ठीक है। ये जो आपका फैजाबाद जो अयोध्या है, ये फैजाबाद पहले था, अब अयोध्या है। अयोध्या यहाँ पर इसकी राजधानी कौशल थी, ठीक है। क्या थी? इसकी राजधानी कौशल थी। अगर उत्तरी कौशल एक आपका महाजनपद था, इसकी राजधानी अयोध्या थी। उत्तरी राजधानी अगर देखा जाए अयोध्या थी, अगर दक्षिणी राजधानी तो श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती जो लिखा है ये दक्षिणी राजधानी थी, और जो अयोध्या है ये उत्तरी राजधानी थी। तो उत्तरी राजधानी अयोध्या, दक्षिणी राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा देखिए ये है मल्ल, ठीक है। तो मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर है, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर एंड पावा भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, रामाभर स्तूप जो है यहीं पर स्थित है। कितने फीट की? 49 फीट की। इसके बाद वाराणसी आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित था? कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में स्थित था। वाराणसी, इसकी राजधानी काशी थी, ठीक है। वो काशी कह रहे हैं, काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी, ठीक है। बार बार मैं राजधानी बोल रहा हूँ। यहाँ काशी जब महाजनपद था, इसकी राजधानी ये वाराणसी थी, ठीक है। काशी महाजनपद और राजधानी वाराणसी। मल्ल महाजनपद राजधानी कुशीनगर और पावा, यहाँ रामाभर स्तूप है। और कौशल महाजनपद उत्तरी राजधानी अयोध्या, दक्षिणी श्रावस्ती, ठीक है। ऐसे अब देखिए यहाँ पर कौन सा था, ये बस महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास पूरा था एरिया, ठीक है। एक बांदा, यहाँ पर कौन सा था? चेदी था, और इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। तो चेदी महाजनपद था, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, ठीक है। अब यहाँ पर मथुरा यहाँ पर कौन था महाजनपद? सूरसेन, ठीक है। तो मथुरा सूरसेन, इसकी राजधानी सूरसेन थी। तो इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। 8 मतलब ये 8 महाजनपद थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाराणसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक स्तूप सारनाथ में स्थित है, ठीक है। सारनाथ वाराणसी में ही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार का जन्म वाराणसी में 872 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 23वें तीर्थकार थे। यह 3 और तीर्थकारों का जन्म स्थान है।
सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर पे, चंद्रप्रभा 8वें नंबर पे और श्रेयांश 11वें नंबर के जो तीर्थकार हैं इनका भी जन्मस्थान यही माना जाता है। ठीक है। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूर्यसेन, चेदी, वश, महाजनपद, ये यहाँ पर ये मतलब ये महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। करा है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। तो पहले कौन आया, तो पहले बहलोल लोदी आया, फिर इसके बाद कौन सा आया, फिर सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी आया। तो सी वाला सही है। ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया, तो खतौली के युद्ध में। ठीक है। खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। किस युद्ध में एक नगर बसाया, मतलब किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो ये सिकंदर लोदी ने। ठीक है। कौन, सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। गुरु लुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। निम्नलिखित वंशों में दिल्ली पर शासन किया, पहले किस वंश ने, तो पहले वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। इसके बाद कौन सा, खिलजी वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2। कौन गुलाम वंश का नहीं था, तो कौन गुलाम से वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था, या लोदी वंश का था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित शासकों में कौन अफगान मूल के थे, तो अफगान मूल के कौन थे, लोदी अफगान मूल के थे। ठीक है। लोदी अफगान मूल के थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में मतलब शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।